नमस्कार मित्र। 1 जून 2025 को युद्ध इतिहास का एक ऐसा दिन था जिस दिन की पूरा आने वाला भविष्य का युद्ध का तरीका ही बदल दिया। यूक्रेन ने जिस प्रकार से 117 ड्रोन से रसिया के 41 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद किया, उसने युद्ध इतिहास का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जिस प्रकार से ड्रोन, एआई, मोबाइल नेटवर्क और देश के गद्दारों का जिस प्रकार से प्रयोग करके यूक्रेन ने रसिया पर हमला किया और मात्र 43,60,000 में पूरे $7 बिलियन का रसिया को नुकसान पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त ऑपरेशन की तैयारी की। उस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए पूरे 1 वर्ष 6 महीना 9 दिन का समय लगाया और ऐसी गुप्त जानकारी और गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि दुनिया को तो छोड़िए, रसिया तक को इसका पता नहीं लगा। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इस ऑपरेशन को किस प्रकार से किया गया और एक छोटी से छोटी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, और इसके बाद रसिया क्या पलटवार करने वाला है उसके बारे में तो बस कल्पना की जा सकती है। भारत और पूरी दुनिया को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, इन्हीं सभी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज टॉपिक है, उसमें 3 चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन का, एआई का और मोबाइल नेटवर्क का। किस प्रकार से उपयोग किया गया, यह सबसे गजब की बात रही है। यह तभी संभव है जब आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत हो, उच्च लेवल का हो। तो इसी को मकसद को ध्यान में रखते हुए अगर आप 10वीं और 12वीं पास है और अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो श्री साईं ITI कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और सीखिए। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल यहाँ पर मिलती है आपको। ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस और हर स्टूडेंट को मिलता है इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्लेसमेंट का शानदार मौका। हमारा मिशन है आपको स्किल बनाना ताकि आप अपने सपनों की जॉब को पा सके। ST, OBC और स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा है और गरीब बच्चों को विशेष सुविधा दी जा रही है। IIT विद्यार्थियों को टैबलेट भी दिया जा रहा है। तो देर किस बात की है, आज ही श्री साईं ITI कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यह रहा नंबर, इस पर कॉल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और इस ऑपरेशन की शुरुआत दिसंबर 2023 में की गई थी और इस ऑपरेशन का कोड नेम था रसियन लैंग्वेज में पाउट्यूना, जिसका मतलब होता है कि मकड़ी का जाल, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्पाइडर वेब। यह पूरा ऑपरेशन 1 वर्ष 6 महीना और 9 दिन में तैयार हुआ और इस पूरे ऑपरेशन को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की निगरानी में शुरू होता है और जिसको जो कमान है खुफिया एजेंसी SBU के यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल वसीम माल्युक को दी गई। सबसे पहले SBU ने FSB, जो कि रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ऑफिस 1/3 बोलासाया लुयंकिया रोड, मॉस्को, रसिया के ठीक बगल में अपना ऑफिस खोला और वहां पर अपने कुछ एजेंटों को नियुक्त कर दिया। हमले के लिए उन्होंने फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स बनाए। इन ड्रोन्स को बनाने के लिए मार्केट से सस्ते ड्रोन खरीदेंगे। $200 से लेके $600 में ये मिल गए, यानी कि 36,000 से लेके 51,000 के बीच में इनकी कीमत थी। ये ड्रोन बहुत ही हल्के हुआ करते हैं। इनको मॉडिफाई किया गया, इनको इतनी कम ऊंचाई पे उड़ाया गया कि रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम को ही इसने चकमा दे दिया। इसके बाद रसिया का मोबाइल सिस्टम MTS यानी मोबाइल सिस्टम्स, बिलीवी, पॉलीकैम और मेगाफोन, टेली टू रसिया, जो कि 4G और LTE रिमोटली यूज़ किए जाते हैं ये मोबाइल नेटवर्क। इस नेटवर्क ने ड्रोन के लिए रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन और कमांड इनपुट की सुविधा दी, जिससे इसमें लगे कैमरे लाइव फुटेज भेजते रहे, जिससे कि ऑपरेटर को ड्रोन की स्पीड और मूवमेंट की जानकारी मिलती रही। और इन 117 ड्रोन्स को चलाने के लिए 117 ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया। यह गजब की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लगे होते हैं और यह ऑपरेशन की जानकारी लीक तक नहीं होती है। इन 117 ऑपरेटरों ने गजब का अपना काम किया और कुल 40 एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत ही महंगे थे, बहुत ही शानदार थे, उनको उड़ा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि रसिया में इसको भेजा कैसे गया। इसको भेजने के लिए उन्होंने तस्करी कराई। इन ड्रोन्स तस्करी के जरिए पहले लकड़ी के छोटे छोटे डब्बों में तैयार किया गया, उसमें रखा गया इन ड्रोन्स को ट्रक की छत पर रखा गया और इस प्रकार रखा गया कि ट्रक की दीवार जैसे ही खुलता है, यह कामाजी ड्रोन, जो कि खुद ही उड़ने वाले होते हैं, निकलते हैं और हमला चालू कर देते हैं। और यह हमला कहाँ कहाँ पे होता है और कौन कौन से विमानों पर होता है और कितना भारी नुकसान रसिया को उठाना पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गजब की कहानी है, बस आप लोग साथ बने रहिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के निशाने पर रसिया के 5 एयरबेस थे। जो पहला एयरबेस था वह था इनाउनो
एयरबेस जो कि इनाओ प्रांत के कीव से लगभग 2000 किलोमीटर दूर, और दूसरा एयरबेस डाइगिलेवो एयरबेस रियाजन प्रांत के दूसरी जो कि कीव से 2161 किलोमीटर की दूरी पर था। तीसरा एलोनियाना एयरबेस मस्कस प्रांत में लगभग 3674 किलोमीटर दूर था। इसके बाद चौथा एयरबेस जो है इतस्कुस प्रांत की दूरी पर 4300 किलोमीटर था, और पांचवा एयरबेस अमूर प्रांत के लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी था। क्या गजब की प्लानिंग रही होगी कि इतनी दूरी पर सारे एयरबेस पर एक ही दिन एक ही समय पर हमला किया जाए और इस बात को लीक नहीं होती। इससे के बाद ड्रोन पहुंचते हैं और ये जो सभी जो ट्रक हैं जो वह एक एयरबेस के थोड़ी दूर पर पार कर दिए जाते हैं, और जो भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल थे उनको रूस से बाहर कर दिया जाता है। अब बाहर करने के बाद ट्रकों के छत खुलते हैं और ड्रोन्स बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। मकड़ी का जाल बनाते हुए वह जाल बुनते हैं और एयरबेस पर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उन पर धुआंधार हमला कर देते हैं, और हर एक ऑपरेटर जो ड्रोन चला रहा था वो अपने काम को बखूबी अंजाम देता है। इसी बीच जो ट्रक वाले होते हैं उन ड्रोन को जो ले गए होते हैं, जिनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, वो पत्थर मार के इन ड्रोनों को मारने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक वह ऐसा करते तब तक रूस का एयर डिफेंस पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये ड्रोन्स तब तक हमला करना चालू कर देते हैं जब तक रूस का एयर डिफेंस इस पर कोई कार्रवाई करे। तब तक 41 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मिट्टी में मिला दिया गया होता है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने मोबाइल नेटवर्क सिस्टम और एआई की मदद से पूरे काम को अंजाम दिया, और इसमें जो विमान जो मिट्टी में मिलाए गए, यूक्रेन के जिस प्रकार से रसिया के विमानों को नेस्तनाबूद किया वह अपने आप में अद्भुत है। इसमें उन्होंने 41 विमानों को धराशाही कर दिया। इसमें Tu-95 जिसकी की संख्या 4 है, Tu-20M3 जिनकी संख्या 2 है जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और एयरक्राफ्ट थे, A-50 रडार डिटेक्शन एंड कमांड एयरक्राफ्ट शामिल है जिसकी की संख्या 2 है, Tu-95 एंड Tu-22 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि पारंपरिक और परमाणु बम हमले के लिए ले जा सकते हैं, जबकि A-50 का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए इनपुट जुटाने के लिए किया जाता था, जो कि काफ़ी महंगे और रेयर थे। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रेटेजी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मिलिट्री साल के शुरुआत में रूस के पास जो हवाई जहाज़ थे 55 Tu-22M3 जेट, 57 Tu-95 थे और करीब 160 A-50 एयरक्राफ्ट हैं, इनकी की कुल संख्या 171 है। इस हमले में रूस को $7 बिलियन यानी 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और साथ में रूस की एयर डिफेंस को 34% स्ट्रेटेजिक विमानों का नुकसान सहना पड़ा। ऐसा दावा किया जाता है कि इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद 12 घंटे तक एयरफोर्स के सारे सिस्टम ठप रहे। आखिर रसिया को इस हमले की भनक तक क्यों नहीं लगी? इसमें जो सबसे बड़ा फेल्यूर देखा जा रहा है वह इंटेलिजेंस का और पुलिस विभाग का दिख रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग ने कहीं पर भी चेकिंग नहीं की कि इन ट्रकों में क्या है, क्योंकि पुलिस ने कहीं पर भी इसकी चेकिंग नहीं की, और उन ट्रकों वालों से कोई तो मिलेगा होगा जिसकी की ज़बरदस्त पकड़ होगी और इस पूरे ऑपरेशन पे उसकी ज़बरदस्त कमांड होगी। अब इसके बाद आते हैं कि मुख्य रूप से रसिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस पर वह रिएक्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जो ड्रोन से वह इतनी कम नीचे की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनके मूवमेंट को वो पकड़ नहीं पाया, और मूवमेंट को पकड़ नहीं पाने के कारण वह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे कम समय में हमला किया, और हमले के इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इनका एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो चुका था, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम फ्लॉप हो चुका था, इस कारण से इन पर यह इतना बड़ा हमला हो पाया। इसके बाद रसिया क्या करने वाला है, रसिया क्या कर सकता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। रसिया क्या अब न्यूक्लियर वार छेड़ सकता है? रूस यूक्रेन की जंग में रूस ने अभी तक यूक्रेन पर अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस को परमाणु हमले के लिए उकसा सकता है। आखिर यूक्रेन के अटैक के बाद उसके पास न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने के लिए जेट पहले से कम अवश्य हो गए हैं, लेकिन रूस को फुल स्केल पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। 4 मई को रिलीज एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस यूक्रेन पर ऑर्सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इस मिसाइल में 6 बार हेड होते हैं और एक समय यह 6 टारगेटों पर हमला कर हिट कर सकता है, और यह मिसाइल आवाज़ की गति से 10 गुना तेज़ी से हमला कर सकता है। तेज़ स्पीड होने के कारण इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना आसान नहीं है।
इसलिए अब रूस यूक्रेन के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकता है। और 21 नवंबर को यूक्रेन के शहर पे इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको वो निशाना बनाया था। इससे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ था। ड्रोन अटैक रूस का सबसे फेवरेट गेम हो सकता है, क्योंकि रसिया एक दिन में 500 से 600 ड्रोन बना सकता है और यह सारे ड्रोन उसने ईरान से मंगाए हुए हैं। और 700 ड्रोन वह पर डे के हिसाब से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रसिया दिसंबर तक यह यूक्रेन का युद्ध समाप्त करना चाहता है। और यह ड्रोन लड़ाई इस समय इसलिए की जा रही है क्योंकि यूक्रेन और रूस में जो घास के बड़े बड़े मैदान है, बारिश का मौसम है, तो यहाँ पे दलदल हो जाता है। इसलिए पारंपरिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब जब लड़ाई होगी तो वो ड्रोन की लड़ाई होगी। और आगे आने वाले भविष्य में बड़े से बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब लड़ाई लड़ी जाएगी ड्रोन की, मिसाइल की, एआई की और रोबोट के जरिए लड़ी जाएगी। अब जो भी लड़ाइयाँ होंगी उसमें सैटेलाइट की ज़बरदस्त भूमिका होगी। आने वाले वक्त में सभी देशों को अपने इन चीज़ों को मजबूत करना होगा, ना कि बड़े बड़े युद्धपोतों को, क्योंकि इससे पहले काला सागर में रसिया का एक बहुत बड़ा युद्धपोत मार गिराया गया था और अब उसके एयरक्राफ्ट के मिसाइल को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट को ड्रोन ने मार गिराया है। और यह अपने आप में एक अलग स्ट्रेटेजी है और आने वाले वक्त में और भी देश इस स्ट्रेटेजी को अपनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आने वाले वक्त की लड़ाई के लिए भारत को अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अपने एआई पर, ड्रोन पर, अपने सैटेलाइट प्रोग्राम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे भिखमंगे से तो लड़ ही रहे हैं, चीन जैसे सूदखोर से भी लड़ना पड़ सकता है। चीन दुनिया का वह देश है जिससे कोई भी सरप्राइज अटैक मिल सकता है। उस पर कोई भी देश भरोसा नहीं करता है, ना भरोसे के लायक है। पर आने वाले वक्त में यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी दी है। कौन सा देश कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यह तो देखने वाली बात होगी। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और मेरा अगर विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।